तो नमस्कार सभी भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, राहुल लर्निंग जोन के अंदर। और मैं राहुल, एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। और हम लोगों ने ये बुक स्टार्ट की हुई थी जिसमें बताया हुआ था कि बैंकों का मायाजाल, कि बैंक हमें किस प्रकार से लूटता है। जो हमने अभी पीछे कहानी पढ़ी थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से बना उसको। अब नेक्स्ट है हमारा अमेरिका की कहानी, कि अमेरिका में किस प्रकार से जो बैंकों की शुरुआत हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। करते हैं अपने स्टार्ट। अब 1729 में क्या हुआ। 1729 में बिजमैन 1729 में बिजमैन फ्रैंकलिन का एक नौजवान था, अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। उस समय उसने अपने अखबार में एक लेख लिखा कि अमेरिका के लोगों को बिना सोना चांदी के आधार पर कागज़ के कर्ज मुक्त नोट बना लेना चाहिए। यानी कागज़ के कर्ज मुक्त नोट बना लेना चाहिए जिस पे कि कागज़ नहीं होने चाहिए। लोगों को यह लेख बहुत पसंद आया और सच में अमेरिका में कागज़ के पैसे बनने लगे और पैसे की मात्रा बढ़ने से अमेरिका में एकाएक समृद्धि आ गई। यानी कि उन्होंने कहा भी, जैसे सिक्के चलते थे, बोला सिक्के को छोड़ो, नोटों के ऊपर आ जाओ, कागज़ के नोट आने चाहिए। इस बात पर इंग्लैंड में बैठे बेकरों को अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई दिया और उन्होंने 1751 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज सेकंड ने, जिसकी गुलामी में अमेरिका जी रहा था, यानी उसका गुलाम था उस टाइम पे, ठीक है, पर दबाव बनाकर इस तरह के और अधिक पैसे जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला पैसे मत बना दिए और फालतू, जिससे अमेरिका की समृद्धि का रास्ता बंद हो गया वहीं के वहीं। उसने कह दिया भाई तू तो मेरा बिजनेस उजाड़ना चाह रहा है भाई, आगे मत बना दी, नहीं तो उड़ा दूंगा तुझे गोली से। 1764 में इंग्लैंड में एक कानून बनाने वाला था, यानी कानून बनने वाला था इंग्लैंड के अंदर कि पहले से जारी किए गए कागज़ के नोट भी बंद कर दिए जाएं। इस कानून को रुकवाने के लिए जब बिजमैन फ्रैंकलिन राजा जॉर्ज थर्ड से बात करने लंदन गए तो उनकी मुलाकात बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक से हुई। फ्रैंकलिन ने लंदन में बेरोजगारी, गरीबी और अमीरी पर अत्यधिक टैक्स देखा तो निदेशक ने बताया कि यहाँ मज़दूर ज़्यादा हैं, यहाँ पे मज़दूर ज़्यादा है। और यह जवाब फ्रैंकलिन को अटपटा लगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक द्वारा यहाँ अमेरिका के गरीबों का हालचाल पूछने या फिर, पर फ्रैंकलिन ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और उसे इतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीज़ें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुँच जाए। तो ये बात किसने कही थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक द्वारा अमेरिका के गरीबों का हालचाल पूछने पर फ्रैंकलिन ने जवाब दिया था। ये फ्रैंकलिन कहाँ का था? अमेरिका का था। उसने जवाब दिया था, बोला कि हमारे यहाँ तो गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और इतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीज़ें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुंच जाए। तो यही काम हमें इंडिया के अंदर करना है कि इस तरह स्वयं का पैसा बनाकर हम न सिर्फ अपनी क्रय शक्ति तय कर सकते हैं, बल्कि हमें कोई ब्याज से भी नहीं चुकाना पड़ेगा, यानी हमें कोई किसी प्रकार का कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। आज़ादी की लड़ाई 1776 के अंदर क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नहीं कौन ये क्या लिखा? कॉन्टिनेंटल करेंसी। अब ये बात है अमेरिका की। अमेरिका में जो फ्रैंकलिन के बातचीत के बावजूद इंग्लैंड के बैंकरों द्वारा के दबाव में अमेरिका के कानून बनाकर कागज़ के पैसों पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो अमेरिका था, अमेरिका कागज़ के नोट बना रहा था, उन पर उन्होंने रोक लगा दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि इसको बंद करो। इससे अमेरिका में एकाएक गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई, मंदी का दौर आ गया, जिससे परेशान होकर के अमेरिका के किसानों ने विद्रोह कर दिया
और कई लोगों ने लिखा कि अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई के पीछे एक मुख्य कारण यह था कि राजा ने उनके पैसे बनाने की आज़ादी पर रोक लगा दी और उन्हें गरीब कर दिया। यानी कि जैसे ही उन्होंने पैसे बनाने बंद किए वैसे ही वो गरीब हो गए ऑटोमेटिकली। और युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने कॉन्टिनेंटल नाम की कागजी मुद्रा जारी की और ताकतवर हो गए। जैसे उन्होंने अपनी करेंसी बनाई वो ताकतवर हो गए ऑटोमेटिकली। अब उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही हम लोगों ने पैसे बनाने स्टार्ट किए अपनी करेंसी, हमारा जो गरीबी थी वो ऑटोमेटिकली हट गई, उन्हें गरीब बना दिया गया था। पैसे बनाने की आज़ादी पर रोक लगा दी, उन्हें गरीब बना दिया। और युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने कॉन्टिनेंटल नाम की कागजी मुद्रा जारी की, जिससे कि ताकतवर हो गए और जिससे वे इंग्लैंड से जीत गए और आज़ाद हो गए। यानी कि अपनी करेंसी बनाई। अपनी करेंसी बनाते ही उन्होंने क्या किया, वो मजबूत होते उन्होंने उससे क्या किया, इंग्लैंड से लड़ाई की और जीत गए। परंतु बाद में बैंकर्स ने उसके जैसे दिखने वाले नकली नोट बना करके उनको व्यर्थ साबित कर दिया। यानी वही बात है, नकली नोट भी बन गए उनके। अमेरिका के राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन के अनुमान से $200 मिलियन की कॉन्टिनेंटल मुद्रा में लगभग इतना ही नकली पैसा बनाकर इसकी मात्रा दुगनी कर दी गई और इसकी कीमत गिरा दी गई। यानी कि सीधी सी बात है, जब करेंसी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, और जैसे ही करेंसी कम होती है मंदी आ जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अमेरिका की शुरुआती केंद्रीय बैंक। अमेरिका में किस प्रकार से स्टार्टिंग में बैंक कैसे बने। हम ये चीज़ समझेंगे तभी हम अपने देश में कुछ कर सकते हैं। हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि अमेरिका ने शुरुआत कैसे की अपनी करेंसी बनाने की अलग से। देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय बैंक बना था वो अमेरिका में 1791 से 1811 के अंदर बना। कॉन्टिनेंटल मुद्रा षड्यंत्रकारी तरीके से व्यर्थ साबित करने के बाद इन लोगों ने अमेरिका के नेताओं को समझाया। उन्होंने क्या समझाया कि अपना खुद का पैसा बनाने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसा एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सलाह दी। बोला कि जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया है उसी तरीके से हम भी एक बैंक बनाएं। अमेरिका के प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना 20 साल के चार्टर पर 1791 में हुई। और थॉमसन जेफरसन 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वे 1809 तक राष्ट्रपति बने रहे। और उसने इस व्यवस्था को समझ लिया कि केंद्रीय बैंक को बंद करवाने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी। किसने लगा दी कि जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई थी कि इसको तो बंद करवाना। परंतु 20 साल का चार्टर होने के कारण यह 1811 तक चला। अब भाई बंद कौन करवाना चाहता था, उसने इस व्यवस्था को समझ लिया और केंद्रीय बैंक को बंद करने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी। जेफरसन थे वो 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 1809 तक राष्ट्रपति रहे। उसने इस व्यवस्था को समझ लिया और केंद्रीय बैंक को बंद करवाने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी। यानी जेफरसन था वो उसे बंद करने के चक्कर में था, परंतु 20 साल का चार्टर होने के कारण वो 1811 के अंदर चला गया। अब जेफरसन क्या कहता था, अभी जेफरसन की बात सुन लेते हैं। वो राष्ट्रपति था वहाँ का। अगर अमेरिका के लोग बैंकों के माध्यम से पैसे का नियंत्रण होने देंगे तो बैंक और उनके आसपास विकसित कॉरपोरेशन पहले महंगाई से और फिर बाद में मंदी से लोगों को उनकी सभी संपत्ति से वंचित कर देंगे, और जब तक उनके बच्चे उनके पिता के कब्जे वाले महाद्वीपों पर बेघर न उठें। यानी कि जैसे ही बैंक के कंट्रोल में आता सारा कुछ, वही बात होगी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड कर रहा था, वही कंट्रोल हो जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल होगी। जब तक उनके बच्चे उनके पिता के कब्जे वाले महाद्वीपों पर बेघर न उठें, यानी कि सब बेघर हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि, और क्या कहा था, बैंक और उनके आसपास विकसित कॉरपोरेशन और पहले महंगाई से फिर उसके बाद मंदी से लोगों को उनकी सभी संपत्ति से वंचित कर देंगे।
यानी वही बात है, मंदी आएगी तो लोग बेच देंगे, सारा सामान बेच करके निकल जाएंगे कहीं कोई टापू वापू के ऊपर। एक बयान में वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि बैंकिंग संस्था हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन की सेनाओं से भी बड़ा खतरा है। भी एक दुश्मन की सेना है और एक बैंक है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुद्रा जारी करने का अधिकार बैंकों से छीनकर लोगों को दे देना चाहिए, जिससे वे सच्चे अधिकारी हैं। इन्हें एक्चुअल में नीड किसको है पैसे की? जनता को। बनाना भी किसको चाहिए? जनता को ही बनाना चाहिए वोटिंग के थ्रू। लेकिन कहाँ ये चीज़ है। एक और अन्य बयान वे कहते थे कि काश संविधान में सभी एक बदलाव करना संभव हो, सिर्फ एक बदलाव करना संभव हो, वह केंद्र सरकार से पैसे उधार लेने की शक्ति छीन लाई जाए। यानी केंद्र सरकार है जो पैसे उधार लेती है दूसरे बैंकों से, वो शक्ति छीन लो कि तुम्हें उधार लेना ही नहीं है भाई। अब उधार लोगे तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज के लिए टैक्स लगाएंगे। अब पहला तो जो अपना बैंक था वो बना दिया था उन्होंने। अब द्वितीय बैंक और राष्ट्रपति जैक्सन पर हमला। जेफरसन की बात सुन ली थी हमने, अब सेकंड बात सुनते हैं। किंतु 5 वर्ष पश्चात 1816 में बैंकर्स अपना द्वितीय केंद्रीय बैंक स्थापित करने में सफल हो गए। अब 1816 के अंदर उन्होंने सेकंड बैंक भी खोल दिया। पहला खोला था 1791 के अंदर और दूसरा 1816 के अंदर आ गया। अब इसे भी 20 साल का चार्टर मिला, बोला 20 साल तो चलना पड़ेगा। 1829 में एंड्रयू जैक्सन यह घोषित करते हुए राष्ट्रपति बने कि वे केंद्रीय बैंक को समाप्त कर देंगे। और बैंकर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन्हें राष्ट्रपति ना बनने दिया जाए, और परंतु वे एक बार नहीं 2 बार राष्ट्रपति बने। और उन्होंने सीधा सीधा कहा था इसको तो बंद करके रहूँगा मैं। 1836 में बैंक्स का चार्टर समाप्त हुआ और जैक्सन ने उसके आगे बढ़ने से मना कर दिया, उनको आगे बढ़ाने से मना कर दिया। बोला नहीं, चलो बोरिया बिस्तर उठा लो अपना जल्दी से। जैक्सन लिखते हैं, जैक्सन ने कहा था कि अगर अमेरिका के लोग मात्र मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था के अन्याय को समझ पाते तो कल सुबह होने से पहले ही क्रांति हो जाती। बोला अगर वो इस पैटर्न को समझ जाते एक्चुअल में तो भाई कल से पहले इन बैंकों को उखाड़ के फेंक देते कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही, लोग अपना सारा पैसा ले जा रहे हैं और बैंकों को सौंप के आ रहे हैं। और आजकल को गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई गोल्ड खरीदता ही नहीं कि चलो का पैसा इकट्ठा करो बैंक में रख दो, एफडी में रख दो, या कहीं म्यूचुअल फंड में लगा दो, ये लगा दो। बोले ये सिर्फ अंकों का हेर फेर है, इधर से इधर हो गए, इधर से हो गए। एक्चुअल में पैसा है कहाँ? है ही नहीं। इनकी बात सुनो, जब ये स्टार्टिंग थी इन चीज़ों की, अब तो बहुत आ गया, अब तो नहीं होता। करने को हम कर सकते हैं अभी भी, लेकिन हमें यूनिटी दिखानी होगी इस चीज़ के अंदर, एकजुट होना पड़ेगा। जो जनता सरकार मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसके जो देवेंद्र बलारा जी हैं, वो इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ जुड़ो बिल्कुल, उनकी बात आप सुनोगे आपको समझ में आएगा वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे, वो बड़े बड़े मंत्रियों के पिए रहे हैं, उनको एडवाइस देने के पैसे लिए उन्होंने कि लोगों को पागल कैसे बनाना है, इस चीज़ के पैसे लेते थे वे। उनकी बुक भी पब्लिश की हुई है, उन्होंने बहुत ज्ञान एक्चुअल में वो बताते भी हैं। लेकिन हम अपने बुक की बात करते हैं, हम टाइम वेस्ट न करते हुए। ऑब्जेक्शन को 2 बार मारने की कोशिश हुई पर वह बच गए। जनवरी 1835 में आखिरी बार अमेरिका अपना कर्ज चुका करके कर्ज मुक्त हुआ और द्वितीय बैंक का अंत हुआ। जैसे ही बैंक का कर्ज खत्म किया और बैंक को निपटा दिया भी, एंड्रयू जैक्सन। अब देखो इन पे हमला हो रहा था। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन का करिश्मा और हत्या 1863 और 65। जैसे जैसे हम आ रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। 27 वर्ष की गुप्त योजना के बाद बैंकर्स सक्रिय हुए। 1863 में
श्वेतों और अश्वेतों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, यानी श्वेत अश्वेत, पता है आपको। लड़ाई जीतने के लिए सेना को धन चाहिए था, पर सरकार के पास पैसे की कमी थी। जब अब्राहम लिंकन इन बैंकर्स के पास कर्ज मांगने गए तो उन्हें 24 से 26% ब्याज अदा करनी पड़ी, ब्याज दर। यानी कि जब सरकार से मांगने गई पैसे बैंकों से तो उन्होंने बोला 24 से 36% ब्याज दर देनी पड़ेगी भी। निराश होकर के लिंकन वापस आ गए, बोला इतनी इतनी कौन देगा भाई, मैं तो लुट जाऊंगा। अगर युद्ध नहीं लड़ते तो अमेरिका के 2 टुकड़े हो जाते, और अगर कर्ज लेकर लड़ते तो कर्ज के बोझ तले दब जाते। भाई फंसे, बोले कसूते फंस गए भाई आज तो। राष्ट्रपति लिंकन के सामने एक धर्म संकट आ गया और उनके सचिव ने एक निराशा का कारण जान करके पूछा कि आप समय का पैसा क्यों नहीं छापते। बिल लिंकन को कहा, इब्राहिम लिंकन को, भाई पैसा वैसा क्यों नहीं छापता अपना, छाप ले, क्या दिक्कत है। लिंकन ने पूछा, क्या हम सच में छाप सकते हैं। तो जवाब मिला, किसने मना किया भाई, छापो, सरकार तुम्हारी, देश तुम्हारा, पैसा नहीं छाप सकते तुम। तुरंत लिंकन ने $500 मिलियन छापे, और जिनके पीछे का रंग हरा होने के कारण उनका ग्रीन बैंक कहा गया। ये इस तरीके का नोट दिख रहा है, ये वाला छाप दिया था उन्होंने। लिंकन युद्ध जीत गए भाई, जीतना तो ऑटोमेटिकली था, करेंसी उसकी थी, पैसे उन पे पूरे थे भरपूर। लिंकन युद्ध जीत गए, और इस बात से विश्व में खलबली मच गई कि लंदन टाइम्स में 1865 में लेख आया कि, क्या लेख लिखा गया कि अगर उत्तरी अमेरिका की यह शरारती वित्तीय नीति स्थिरता के निष्कर्ष तक पहुंच जाती तो सरकार बिना लागत के अपने खुद के पैसे बनाएगी। क्या बात कही कि अमेरिका की यह शरारती वित्तीय नीति स्थिरता के निष्कर्ष तक पहुंच जाती, यानी स्थिर हो जाती, तो सरकार बिना लागत के अपने खुद के पैसे बनाएगी। वो अपना सारा कर्ज चुका देगी और ऋण मुक्त हो जाएगी, यानी सरकारें वो ऋण मुक्त हो जाएंगी, और अपना कारोबार चलाने के लिए इसके पास खूब पैसा होगा, यानी किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। एवं यह दुनिया के सभ्य सरकारों के इतिहास में मिसाल से परे समृद्ध हो जाएगी, और सभी देश का धन और दिमाग अमेरिका चला जाएगा। सारे देशों का जो दिमाग था वो अमेरिका पे फोकस था। किसने कर क्या दिया भाई ये। यही कारण है कि सरकार को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया की हर राजशाही को नष्ट कर देगी। अब 1865 में लिंकन की हत्या करवा दी, बोला इसका दिमाग बड़ा खतरनाक है, इसको निपटाओ जल्दी करके। तो 1865 में क्या हुआ था, लिंकन की हत्या हो गई थी भाई। पेंटिंग है ये, एक्चुअल नहीं है। राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या 1881 में। अब उन्होंने क्या किया था कि उनकी हत्या हो गई, उन्होंने इस चीज़ से खेलने की कोशिश की थी, पैसे से। 1881 में जेम्स गारफील्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और वे साहसपूर्वक बैंकर्स के खिलाफ खड़े हुए, इसी कारण उनकी हत्या हो गई। एक बयान में वे कहते हैं कि जिस किसी ने भी देश के पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया है वह सभी उद्योग और वाणिज्य का पूर्ण स्वामी बन गया है। जब आप पाएंगे कि पूरा सिस्टम शीर्ष पर बैठे कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जाता है तो महंगाई और मंदी क्यों नहीं बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि महंगाई मंदी है वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, किससे होती है, जो पैसे को कंट्रोल करता है। एक चीज़ को कंट्रोल कर, छोटी सी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो। अब राष्ट्रपति बनने के 4 महीने के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। वह मंदी गहरा गई, जनता बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी में दलदल में फंस गई, एवं फसलें खेत में सड़ने लगी और छोड़ दी गई, क्योंकि न तो मजदूरों को देने के लिए पैसा और न ही खरीदने के लिए बाजार में कोई ग्राहक था, और देश में सब कुछ होते हुए भी गरीबी थी।
क्योंकि व्यापार का चक्का चलने से के लिए पैसे की कमी थी और देश को पैसे की बहुत ज़रूरत थी और बैंकर्स ने दबाव बनाया और सरकार खुद के पैसे छाप लेगी और तो महंगाई और बढ़ जाएगी। अब बैंकर्स ने ये दबाव बनाया, बोला कि खुद के पैसे छाप लेगी सरकार, लेगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो यह है जेम्स गारफील्ड, इनको मार दिया गया था। नेक्स्ट, बड़े खेल की शुरुआत कैसे हो रही है देखते हैं। बैंकर्स द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से केंद्रीय बैंक बनाने की कोशिश तेजी से हुई और 1907 में अफवाह फैल गई कि कुछ बैंक फेल हो गए, जिसे लोगों ने अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया और सच में ही बैंक फेल हो गए थे, फेल होना शुरू हो गए थे। समाधान के रूप में बैंकर्स ने सरकार को एक केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। बैंकर्स वही थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने एक सुझाव दिया, बोला कि एक केंद्रीय बैंक बनाओ दोबारा से, जो 1791 में बनाया था, 91 में। 1910 में जैकल द्वीप पर बैंकर्स ने एक खुफिया बैठक करके एक कानून की रूपरेखा बनाई, जिसे अमेरिका की संसद के पास कराना था, संसद में पास करवाना था उसे। उन्होंने रूपरेखा तो बना ली, अब बैंक से पैसे निकलवाने के लिए एकत्र भीड़। ये जैकल महाद्वीप यहाँ पे बैठ के उन्होंने वो बनाई थी शायद तक। ये देखो किस प्रकार भीड़ है भाई, ये सांसद है। फेडरल रिजर्व एक्ट 1913। अब ये क्या एक्ट आया भाई, देखते हैं। वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में आर्थिक मदद के बदले फेडरल रिजर्व एक्ट नाम का कानून पास करने को कहा। बोला मुझे राष्ट्रपति बनवा दो, मैं एक्ट पारित कर दूंगा। और नाम में फेडरल शब्द भ्रमित करने के लिए रखा गया ताकि जनता को लगे कि इनका संबंध केंद्र सरकार से है। 23 दिसंबर 1913 को जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे, सरकार ने अमेरिका की गुलामी का यह कानून पास कर लिया। अमेरिका ने क्या कर दिया, ये पास कर दिया था कानून। और बाद में विलियम ने पश्चात में लिखा, जो ये था इनका नाम, हाँ ये विड्रो विलियम था, इन्होंने लिखा कि हमारा महान औद्योगिक राष्ट्रीय क्रेडिट की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है और हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं अपनी सरकार। अब ये इस नियम की वजह से अब सरकार मुक्त लोकतांत्रिक होने के बजाय एक छोटे से दबंग समूह नियंत्रित करते हैं, उसे नियंत्रण में हो चली है, यानी कि अब लोकतांत्रिक नहीं रही, वो दबंगों के हाथ में चली गई है, जिसके पास पावर है। अब फेडरल रिजर्व का मालिक कौन है भाई, बड़ा ही शानदार टॉपिक है कि फेडरल रिजर्व जो एक्ट आया था, अब उसका मालिक कौन है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व जिसको बोलते हैं, वास्तव में एक स्वतंत्र और निजी कंपनी है जिसके लगभग 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक हैं। इसके 12 क्षेत्रीय हैं। इनकी मालिकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है और फेडरल रिजर्व बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा देते हैं, यानी फेडरल के यानी शेयर होल्डर हैं। और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के पास पूरे फेडरल रिजर्व सिस्टम की 53% हिस्सेदारी है। 1997 में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट थी कि चेंजमैनहट्टन सिटी बैंक और मॉर्गन
गारंटी ट्रस्ट कंपनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं और 2000 में जेपी मॉर्गन और चेंजमैन हैटन एकत्रित होकर के जेपी मॉर्गन चेंज कंपनी बन गए। यानी इन्होंने मिलकर के ये कंपनी बना ली थी। और सिटी ग्रुप और रॉकफेलर साम्राज्य का एक ही हिस्सा है, इन दोनों को मिलाकर के एक हिस्सा। जेपी मॉर्गन, चेस और सिटी, तो ये 3-4 चीज़ें उनको कंट्रोल कर रही थी। और एक था न्यूयॉर्क फेडरल जिसका 53% हिस्सा था उसके अंदर। यानी मैन तो कंट्रोल वही कर रहा था 53 वाला। रॉकफेलर और मॉर्गन की कहानी। रॉकफेलर कौन था देखते हैं कि अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटेरे थे, परंतु जे पिरपोंट मॉर्गन व एंड्रयू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर ही नेतृत्व करते थे। यानी वो गल लुटेरे थे। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। ये 3 चीज़ उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी, अपने हाथ में थी। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया बल्कि खरीदा था एवं उसे प्रतिस्पर्धा से घृणा थी। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेज से खरीदी हुई मिलों से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। और रॉकफेलर ने अपने प्रतिद्वंदियों को खरीद कर निपटा दिया है। ये क्या कर दिया इसने निपटा दिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका के वित्त और व्यवसाय के आधार पर मॉर्गन की फाइनेंस व यातायात और रॉकफेलर के तेल कंपनी ही थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में गठबंधन हो गया और यह कहा जाता है कि आपसी तालमेल से अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था इनके हाथ में चली गई होगी। सारी की सारी अर्थव्यवस्था को यही नियंत्रित करते थे। कौन कौन थे? एक तो मॉर्गन था और एक रॉकफेलर था। अब पहले रॉकफेलर और मॉर्गन एक दूसरे के दुश्मन थे। अब यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए थी, परंतु उन दोनों को एक ही ब्रिटिश वित्तदाता से यानी कि रोथशिल्ड को पूरा सहयोग मिलता था उन दोनों की वजह से। और चेंज बैंक रॉकफेलर द्वारा खरीदा गया और जिसे रोथशिल्ड ने वित्तीय सहायता की थी। अब ये पैसे न्यूयॉर्क की एक बैंकिंग फर्म कुहन लोएब एंड कंपनी के माध्यम से आए थे। यानी इन दोनों को पैसे आए थे, वो यहाँ से आए थे, जो कि जर्मनी के एक अप्रवासी जैकब स्किफ को नियंत्रण में थी ये चीज़। अब स्किफ ने यह हिस्सेदारी रोथशिल्ड की वित्तीय मदद से बनाई। बाद में उन्होंने कोहन को खरीद लिया और लोइस की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। किसने कर ली भी? रोथशिल्ड की वित्तीय मदद से बनाई गई थी। स्टीफन ने यह हिस्सेदारी स्किफ ने उसकी लोइस की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। और मैनहट्टन कंपनी भी कुहन लोहेस व वारबर्ग्स के बैंकिंग हित के माध्यम से रोथशिल्ड के नियंत्रण में आ गई और इस तरह एक बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया। 1955 में रॉकफेलर के चेंज बैंक का विलियम मैनहट्टन कंपनी के साथ हुआ, वह चेंज मैनहट्टन बैंक बना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया ये। नेक्स्ट, मॉर्गन का परिवार सभी बैंक गतिविधियों का सीधे तौर पर इंग्लैंड से पता लगाया जा सकता है कि वित्तीय संकट के बुरे दौर में भी मॉर्गन का बैंक उच्च पायदान पर रहता था एवं यह इस बात को पुष्टि करता है कि बैंकों के बुरे दौर 1873, 84, 93 और 1907 में सभी यानी कि अन्य सभी बैंक घाटे में चल रहे थे। वह मॉर्गन के बैंक ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाया
चलाए रखा और पैसे की व्यवस्था बनाए रखी। स्किफ स्किफ का परिवार, इसने शादी वादी कर ली थी क्या? नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या टाइम था भाई? टाइम भी हो गया पूरी, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे भी प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था, किस तरीके से पैसे को कंट्रोल किया गया था। फिर हमारी आगे मुझे लग रहा है कहानी हिटलर वगैरह की आ जाएगी। रूस की क्रांति, रूस की क्रांति के बाद में संस्थाओं की स्थापना किस प्रकार से हुई। फिर महामंदी, सबसे बड़ी मंदी आई थी। उसके बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत 1933। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसको ज़रूर पढ़ना भाई, सारे दरवाजे खुल जाएंगे दिमाग के। धन्यवाद आप सभी का।